अब नहीं रहा जाता। अरे देख ले पलट के, प्लीज इधर तो देख। मैडम जी, हम दे दें आपको लिफ्ट? अरे बोलना क्या लेगी? अरे अरे मैडम जी, हेलो सुनिए तो, हेलो हेलो। ईव टीजिंग यानी लड़कियों से छेड़खानी। हर रोज ना जाने कितनी लड़कियां इस अपराध की शिकार होती हैं। आखिर क्यों लड़की का घर से बाहर निकलना चर्चा का विषय बन जाता है? कोई उसकी चाल ढाल पर फप्तियां कसता है तो कोई उसके कपड़ों पर, कोई आंखों से खा जाने की कोशिश करता है तो कोई छूकर अपनी बदतमीजी का सबूत देता है। और जब शिकायत की जाती है तो परिवार हो या पुलिस, राजनेता या अधिकारी, एक जैसे जवाब मिलते हैं। ऐसे रास्ते से जाती क्यों? कपड़े तमीज से पहना करो। शाम ढलने के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी उन बदतमीजों पर उंगली क्यों नहीं उठाता? सब हाथ पकड़कर लड़की को ही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या वजह है कि बुरा समझे जाने के बावजूद आज तक ईव टीजिंग पर लगाम नहीं लग पाई है? आज राह चलती लड़कियां दहशत में रहती हैं, कहीं कोई छेड़ ना दे, छू ना ले, भद्दा कमेंट ना कर दे। ईव टीजिंग नारी के सम्मान पर ही नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास पर भी हमला है। और ऐसा ही एक हमला हुआ मध्य प्रदेश के एक शहर में रहने वाली साक्षी के साथ, जहां चंद मंचलों ने बेखौफी की सारी हदें पार कर दी। मर्द होने के घमंड में, ताकत के नशे में और औरत को कमजोर समझने के गुरूर में ऐसी हदें पार कर जाती हैं कि हर हद छोटी हो जाती है। और पता क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, कॉलेज के चक्कर। कॉलेज बस तू चक्कर लगाता ही रहना। वो होता है। ए भाई वो देख, तेरी आइटम आ रही है। पकड़ 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 पकड़। अब देख। सॉरी सॉरी सॉरी, चोट तो नहीं लगी मैडम? देख देख देख, इसका ताव दे रही है। पिताजी, वो सारे लड़के इतने ज्यादा बदतमीज हैं, ना तो उन्हें किसी का डर है और बस यूं ही खुलेआम। अरे वो लड़के हैं, ऐसे हरकतें करते ही रहेंगे, उनसे क्या मुंह लगना। पर अम्मा, बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। अब देखो ना, मेरी ये बीमारी हम सबकी मजबूरी बन गई है और तुम्हारी पढ़ाई हमारी ज़रूरत। बस किसी भी प्रकार अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले बेटा, इससे कम से कम मेरी नौकरी तो तुम्हारी हो जाएगी। क्या है ना बेटा, देव अभी छोटा है, वरना ऐसे दिन तुझे देखने नहीं मिलते। मैं मजबूर हूँ बेटा, माफ कर दो मुझे। पर अम्मा, ये गलत है ना? तो चुप कर। देख साक्षी, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनसे उलझे। तो एक काम कर, कल से तो दूसरे रास्ते से जा। ऐसे रास्ते से जाती क्यों? ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों? ऐसे लोगों की सुनती क्यों? ऐसे लोगों की तरफ देखती क्यों? शायद छेड़खानी की शिकार कोई भी लड़की जब हमारे या आपके पास आती है तो हम सब यही कहते हैं, यही करते हैं। क्या घर, क्या मोहल्ला, क्या दफ्तर, क्या बाजार, क्या पुलिस और क्या प्रशासन, हर जगह हर कोई छेड़खानी के मामले को बेहद हल्के तरीके से लेता है। आज सभी व्यस्त हैं, सभी परेशान हैं। किसी को नौकरी की टेंशन है तो किसी को घर चलाना है। ऐसे में कोई भी बेकार में उलझना नहीं चाहता। इसलिए पहला रास्ता जो इख्तियार किया जाता है वो है टालने का। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपराध को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ऐसे बदमिजाज लोग नरभक्षी राक्षस होते हैं।
कदम पीछे हटाने का मतलब है इन्हें कदम आगे बढ़ाने का न्योता देना। बहरहाल साक्षी ने माँ की बात मान ली और अब वो दूसरे रास्ते से जाने लगी। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। क्यों? वो यहाँ पर लड़के खड़े रहते हैं और वो छेड़ते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, वहाँ तुझे कोई और मिलेगा। किसी भी रास्ते पे ऐसे लड़कों की कमी थोड़ी ना। फिर भी चलना, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। हमने कल अम्मा को भी बताया था और उन्होंने कहा कि रास्ता बदल लेना। चल चल, हम दूसरे रास्ते से। तू पागल तो नहीं हो गई है? देख, ये बेवकूफ़ी दोबारा कभी मत करना। तुझे पता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी। उस लड़की को एक लड़के ने लव लेटर दिया और उस बेवकूफ ने पता है क्या किया? वो लेटर ले जाके अपने पापा को दे दिया। जानती है उस लड़की के साथ क्या हुआ? उसके पापा ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। लड़कों को सजा मिली? नहीं ना, यही होता है घर पे शिकायत करने से। उन लड़कों को सजा नहीं मिलती और हमें ही रोक दिया जाता है। इसीलिए तो आज तक हमने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया। अगर तुझे इस दुनिया में जीना है तो ये सब सहने की आदत डाल ले। भैया तुम यहाँ? मौसी से तो कह रहे थे कि तुम मंदिर जा रहे हो। अरे तो मंदिर ही तो है ये। देखो यहाँ से इतनी सारी देवियाँ गुजरती है, जिससे चाहे प्रसाद ले लो, जिसके चाहे दर्शन कर लो। वो देख हमारी देवी जा रही। अब देखो कैसे दर्शन करके आते हैं हम। देखा यार, तुमको ये सब करते हुए डर नहीं लगता? अरे डर नहीं मुन्ना, मजा आता है, मजा। समझे बेटा, हम इस गली के राजा हैं, राजा। यहाँ से गुजरने वाली हर लड़की हमारी प्रॉपर्टी है और हर राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। चलो भैया, आज लौंडे की कक्षा शुरू करते हैं। जा करके अपना शिकार। जा। नहीं भैया, हमको डर लगता है। अबे चुप, तुम मौसेरे भाई हो तुम हमारे, बेइज्जती करवाओगे। इसका ना मेडिकल चेकअप करवाना ही पड़ेगा। अट्टू कहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, अट्टू अट्टू नहीं हम। अभी करके दिखा दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। और सुन, शिकार करके आना अच्छे से। कर लेगा, करेगा कैसे नहीं, भाई है हमारा। अब देखो आएगा मौका। ऐसा नहीं है। तो देखी तूने? अरे तो जितनी बार भी आती थी, इसलिए मेरे चैनल पे सजेशन आता है, तो मैं तो हमेशा ही देखती हूँ। आजा आजा, क्या बात है लौटे, आज तो पहली बार में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया तूने। आ गया। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? कहीं शिकायत क्यों नहीं करते? हमें कुछ करना चाहिए। हम शिकायत करते हैं, कोई आकर चूटी काट कर जाता है तो कोई कुछ और करके जाता है। वो बेचारी मृणाल का दुपट्टा ही खींच दिया, तो गलती उस मृणाल की है ना। अरे हमें तो आज तक कभी किसी लड़की ने नहीं छेड़ा। लड़के भी उसे ही छेड़ते हैं जो लड़की तैयार होके जाती है। हमें देखो, हमारे इतने अच्छे बाल हैं, क्या हमने कभी खुले छोड़े? और उसे देखो, जब बाल खुले करके शैम्पू करके आ जाती है। हम हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहनते हैं और वो कट स्लीव्स। अब अगर घर में खाना खुला रखोगे तो कुत्ते तो सूंघेंगे ही ना। राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले लड़कों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी हरकतों से वो कौन सी वाहवाही लूटना चाहते हैं? एक लड़की को छेड़कर उन्हें क्या मिलता है? किसी का दुपट्टा खींचकर, किसी लड़की के खिलाफ ताने मारकर आखिर वो कौन सी बहादुरी का काम करते हैं? लड़कियों को छेड़ने वाले यही लड़कों को अगर कोई 2 मिनट घूर ले तो वो अपना आप खो बैठते हैं। घूरने का कारण पूछने लगते हैं। आखिर लड़के ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी हरकतों से लड़कियों को कितनी परेशानी होती है? मेरी गुजारिश है ऐसे तमाम लड़कों से कि वो लड़कियों की जगह खुद को सामने रखकर देखें। साक्षी के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि ऐसी परेशानी दिमाग पर कितना गहरा असर करता है। और लड़के भी उसे ही छेड़ते हैं जो लड़कियां बन-ठन के आती है। हमें देखो, हमारे इतने अच्छे बाल हैं, क्या हमने कभी खुले छोड़े? और उसे देखो, बाल खुले करके शैम्पू करके आ जाती है।
हम हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहनते हैं और वो कट स्लीव्स। अब अगर घर में खाना खुला रखोगे तो कुत्ते तो सूंघेंगे ही ना। कहाँ जा रही? हमने परमिशन नहीं दी अब तक जाने की। देखिए प्लीज हमको जाने दीजिए। हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं? हम तो हमारी मैडम से बात कर रहे हैं। ऐसे ये बाल खुले छोड़कर आना, समझी? दूर की परी है नहीं? साक्षी की ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि ऐसे लड़के अक्सर तथाकथित एडवांस लड़कियों को ही छेड़ते हैं। उसे तो सपने में भी अंदेशा नहीं था कि एक दिन उसे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। ऐसे लड़कों को अगर पहली बार ही रोक दिया जाए, अगर पहली दफा ही उन्हें कानून के तहत या समाज द्वारा सबक सिखा दिया जाए, तो उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत टूट जाती है। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ और इस वाकये के बाद साक्षी बुरी तरह से घबरा गई थी। माँ हम तो कपड़े भी ढंग से पहनते हैं, कोई फैशन भी नहीं करते और अब तो हमने रास्ता भी बदल लिया है, फिर भी हमें छेड़ा। अब हम क्या करें माँ? कौन था वो? वो पड़ोस के मोहल्ले का केशव है ना, उसी के साथ रहता है वो लड़का। वो तो एक नंबर का गुंडा है। हम तो उन गुंडों से मुंह तो नहीं लग सकते ना बेटा। देख बेटा, तो एक काम कर, कल से ना तू रिक्शा से जाया कर। माँ रिक्शा में कितने पैसे लग जाएंगे? मैं मानती हूँ तंगी है, मगर और थोड़ा सा है, कुछ दिनों की बात है। अब तेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा ना, तो तुझे पापा की नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। अरे तू क्यों परेशान होती है? हाँ, रिक्शे के पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभालूंगी। अरे बाप रे, लो भैया हो गया तुम्हारा काम। देखो जा रही है तुम्हारी मैडम हवा हो। वो क्या हुआ? अरे कितना उड़ेगी, जब थक जाएगी तो हमारे पास ही तो आएगी। अच्छा, और भाई आप भी देखना, उसका पसीना हम ही पहुंचेंगे। देखते हैं, चलो आते हैं। हाँ जाओ जाओ। अबे रुक 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 रुक। सुनिए, आप पे कुछ गिर गया है। भैया आप जरा जल्दी चलाइए, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। क्यों बे, दिखाई नहीं देता? तो मैडम का कुछ सामान गिर गया है, हम लौटाने आए हैं। चुपचाप खड़े रहो वरना तुम्हारी सर्विसिंग कर देंगे। मैडम आपका रुमाल वो वहां गिर गया था। हमारा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, किसी और का होगा। पर क्या है ना, ये रुमाल लेडीज है, हमारे कोई काम का नहीं, इसलिए काम की जैसे आप ही रख लीजिए। हमने कहा ना हमारा नहीं है। अरे जब हम कह रहे हैं रख लो तो रख लो ना। ये क्या कर रहे हो? हमारी सवारी के साथ बदतमीजी ना करो, समझे? तो ठीक है तुम्हारे साथ करते हैं। क्या हो गया? तो देखो ना फड़फड़ा रहा है, कहता है बदतमीजी पसंद। अच्छा, भैया नेशनल कॉलेज चलेंगे? आइए बैठिए। कोई भी इनको लेके नहीं जाएगा, समझा? और तुम लोग भी गौर से सुन लो, कोई भी रिक्शा वाला इनको लेके नहीं जाएगा। और अगर किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो रिक्शा और रिक्शा वाला दोनों को फ्री में सर्विस देना बहुत अच्छे से आता है हमको। निकल, क्या देख रहा है तू? निकल निकल। चलो आजा। सर ये रोज का किस्सा हो गया है, आए दिन छेड़ते रहते हैं। हमारा कॉलेज आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है।
सर आप प्लीज कुछ कीजिए, और हम सब आपकी ही जिम्मेदारी है। तो इसमें मैं क्या करूं? कॉलेज के बाहर पुलिस वाले से बात करके कांस्टेबल रखवाया है, अंदर गार्ड्स हैं। अब हर लड़की के लिए एक कांस्टेबल मैं तो रखवा नहीं सकता ना। यू आर सेफ इन माई कॉलेज, बस यही जिम्मेवारी है हमारी। रास्ते में आपके साथ क्या होता है इसके बारे में देखना आपका काम है। सर लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। आई थिंक ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो ढंग से कपड़े पहने, ज्यादा फैशन ना करे, दुपट्टे से अपने को ठीक के ढक के रखे, तो छेड़ेगा कौन है? पहले अपने कदम को ठीक से रखिए। सरेआम दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ा जाता है और हम कभी अपने व्यस्त होने का बहाना बनाकर या कभी अपने कमजोर होने का रोना रोकर चुप बैठ जाते हैं। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में जुटा है और यही किया साक्षी के कॉलेज के प्रिंसिपल ने। बुरी नीयत किसी दुपट्टे, पर्दे या उम्र की परवाह नहीं करती है, लेकिन यह बात समझना तब तक नामुमकिन है जब तक हम अपनी ये संकीर्ण सोच नहीं बदलते हैं। अब तो रिक्शा वाला भी साक्षी को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कॉलेज जाना साक्षी के लिए बेहद जरूरी था, लिहाजा उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अरे बाप रे किशोर, तुम्हारी मैडम तो बड़ी जबरदस्त निकली। हमसे पीछा छुड़ाने के लिए साइकिल पे आने लग गए। भैया हमने तो पहले ही कहा था, कितना उड़ेगी, जब थक जाएगी तो हमारे पास ही तो आएगी। अरे भैया हमसे गुस्सा हो तो रिक्शा वाले को क्यों नाराज किया, नहीं साइकिल ले ली। अबे देख तो सही किशोर, ये साइकिल वही है जिसका टीवी पर ऐड आया था। हाँ यार रंग है, हाँ? एकदम चटा, बिल्कुल मैडम की तरह। अम्मा, ये तो हद हो गई है। ऐसे कैसे बीच रास्ते में किसी को भी रोक सकते हैं? मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ अभी सबक सिखा के आता हूँ लोग को। ए तू चुप कर, वो गुंडे हैं, तू भी गुंडा बनेगा क्या? पढ़ाया लड़ने। देख साक्षी, बस अब 4 ही महीने बचे हैं, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, घर से निकलते हुए संभल कर निकला कर। जब उस रास्ते पे कोई आवाजावी ना हो ना तो मत जा। और हाँ, ये बात गलती से भी किसी को मत बताना, नहीं तो बदनामी होगी। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किशोर और उसके साथियों की हिम्मत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। कपड़े में हुए छोटे से छेद को अगर वक्त पर न सिला जाए तो फिर वो धीरे धीरे इतना फट जाता है कि सिलने लायक नहीं रह जाता, और अगर उसे गलत तरीके से सिल दिया जाए तो भी नुकसान है। साक्षी के घर वालों और प्रिंसिपल ने इस बात को टालना ही ठीक समझा। पानी अब सर से ऊपर जा रहा था। सर वो मैदान के पास में कुछ गुंडे हैं। चल गाड़ी घुमा, आगे मामा लोग खड़े। चल। अरे पर मेरी आइटम यार, सर, वो हमें डेली छेड़ते हैं और अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। सर प्लीज आप कुछ कीजिए। जब तुमको पता है कि मैदान के पास गुंडे घुमा करते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है इस रास्ते से आने जाने की? अब अकेले चलोगे तो लोग तो छेड़ेंगे ही ना तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, और दोबारा कोई सही रास्ते से चलना। सर पर चलो जाओ। अब चुप भी करना है। बहुत हो गया अम्मा, आप हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी ही चाहिए। पागल हो गए क्या? अरे बदनामी होगी, लोग अनाप शनाप बकेंगे। नहीं नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। ठीक कह रही है अम्मा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। हमने रास्ते में पेट्रोलिंग पार्टी से बात की थी, उन्होंने हमें ही उल्टा दोषी ठहरा दिया। भाड़ में जाए तेरी पढ़ाई, हमें पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चाहिए। तुझे नौकरी ना मिली ना तो ना सही, तेरी इज्जत तो बचेगी। कल से तू बाहर कहीं नहीं जाएगी बस। लेकिन क्यों अम्मा? गलती वो करे और भुगते हम बाहर नहीं जाएंगे, कल से मोहल्ले में आके हमें छेड़ेंगे, तब क्या करेंगे हम? तो करे तो क्या करे? अम्मा एक काम करते हैं, कल से जी को कॉलेज छोड़ने और लेने मैं जाता हूँ कमलेश भाई की बाइक पर। अगर मैं साथ में आऊंगा तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। क्या ये सोच सही है? अगर हम अपराध को रोक नहीं सकते, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। क्या साक्षी के छोटे भाई को उसके साथ भेज देना इस समस्या का समाधान था?
जिन बदमिजाज लड़कों ने साक्षी का जीना दूभर कर रखा था, क्या यह कदम उन्हें रोकने के लिए काफी था? वो आइटम देख के आया, वो काली वाली ना, अच्छी थी। अबे उसकी बात नहीं कर रहा वो। ओहो, ये व्यवस्था है। मतलब मैडम आजकल मोटरसाइकिल पे घूम रही हैं? वो भी बॉडीगार्ड को साथ लेकर। अबे तेरे होते हो कोई दूसरा बॉयफ्रेंड? अरे ना ना, अरे देखा नहीं वो कितना छोटा है उससे? अरे जानता हूँ मैं उसको, छोटा भाई है उसका। हम क्या कहते हैं, आज उसे साला बना ही लेते हैं। हाँ? वापिस आने दो, कॉलेज से वापस आएगी तो जाएगी कहाँ? देखना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने भाई को एक नई वाली बाइक ला कर दूंगी। भाई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने चाकू निकाल के मेरे भाई को मार दिया। क्या उम्र है तुम्हारे भाई की? 15 साल। 15 साल की उम्र में बाइक चला रहा था, लाइसेंस तो होगा नहीं उसके पास। तुम जानती हो ये अपराध है। तो चालान कर दीजिए उसका, बाइक जब्त कर लीजिए। यहाँ मेरा भाई मर रहा है, जाके आप उसके हमलावरों को क्यों नहीं पकड़ते? वहाँ वो गार्ड अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहता और यहाँ आप उसके अजीब से सवाल कर रहे हैं। प्लीज बंद कीजिए ये सब। We are sorry. He is dead. 38 बार चाकू से उसे मारा गया। बॉडी कहाँ है? आइए। एक 15 साल के लड़के का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, कारण उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। क्या यह उसका अपराध था? देव को बचाया जा सकता था अगर अधिकारी के घर पर तैनात गार्ड्स मदद के लिए आते, अगर आसपास के लोग सहायता करते, अगर राहगीर अपनी गाड़ी गंदी होने का मोह छोड़ देते, अगर अस्पताल वाले पुलिस केस रजिस्टर होने का इंतजार न करते, और सबसे बड़ी बात, देव पर हमला होता ही नहीं अगर ईव टीजिंग के खिलाफ पुलिस, प्रशासन और समाज एक हो जाते। बहरहाल इस मर्डर की चर्चा जब सुर्खियों में आई तो पुलिस हरकत में आई। क्या है ये? क्या है? एक लड़के का सरेआम खून हो रहा है और आप लोग देख रहे हो? है क्या ये? सर हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? मुझे अभी और इस वक्त सारी जानकारी चाहिए। विक्रम मेरे भागो, पुलिस! छोड़ो। अरे चारों मुजरिम पकड़े जा चुके हैं। कल शिनाख्ती परेड है, आपको पुलिस स्टेशन आकर उन मुजरिमों की शिनाख्त करनी है। पहचान कीजिए, इनमें से कौन कौन था? चारों अपना टैलेंट दिखाते हैं और जो मैडम जी को पसंद आए वो इसे इसका जीजा बना दें। किसी ने मुझे धक्का मारा था।
किसी ने देव का हाथ पकड़ा हुआ था। किसी ने चाकू दिया था। और इसने किसी ने उसे मारा था, मुझ पर शराब डाली थी, मेरा दुपट्टा खींचा था। यही है कातिल। किसी ने मेरे भाई को मारा था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? किसी ने मारा था मेरे भाई को। लॉर्ड, मैं इस और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन सब की कच्ची उम्र है। इन चारों में से 3 की उम्र 21 और 22 साल के बीच है और चौथा नाबालिग है। इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें हमदर्दी दिखाते हुए, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें रियायत दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलो। इन चारों ने एक जघन्य अपराध को जन्म दिया। न केवल नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि दिन दहाड़े सरेआम बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं, इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत इन चारों को केवल ये चारों मुजरिम नहीं है जज साहब। मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार केवल ये चारों नहीं है। मेरे भाई की मौत इन गुंडों से झगड़ा करने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि मेरे भाई की मौत का कारण है ईव टीजिंग, जो मेरे साथ काफी समय से चलता आ रहा है और जिसे रोकने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। मेरे भाई के मर्डर में शामिल है वो थाना अधिकारी जिसने हमारी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। सर, वो मैदान के पास में कुछ गुंडे हैं सर, वो हमें डेली छेड़ते हैं। सर प्लीज आप कुछ कीजिए। जब तुमको पता है कि मैदान के पास गुंडे घुमा करते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है इस रास्ते से आने जाने की? हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ कॉलेज के गेट तक साध ली। कॉलेज के बाहर पुलिस वाले से बात करके कांस्टेबल रखवाया, अंदर गार्ड्स हैं। अब हर लड़की के लिए एक कांस्टेबल मैं तो रखवा नहीं सकता ना। यू आर सेफ इन माई कॉलेज, बस यही जिम्मेवारी है हमारी। रास्ते में आपके साथ क्या होता है इसके बारे में देखना आपका काम है। वो गार्ड जिससे मदद मांगी और उसने ड्यूटी का हवाला देते हुए बंगले से हटना जरूरी नहीं समझा। देखो मैडम, हमें बंगला छोड़ के जाने की इजाजत नहीं है, हम नहीं जा सकते। वो डॉक्टर शामिल है जिसने अपनी जिम्मेदारी पुलिस एफआईआर के बाद तय की। हमारा पूरा सिस्टम शामिल है जिसे कोई भी गुनाह कम दिखाई देता है। जब किसी का मर्डर या बलात्कार हो जाए, जैसे मेरे भाई का मर्डर हो गया, जज साहब, हम सबके घरों में कॉकरोच होते हैं जिन्हें मारने के लिए, भगाने के लिए हम दवा डालते हैं क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे हमारे घरों में माँ, बहन, बेटियां होती है, तो उनके साथ हो रही इस छेड़खानी के लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? आज आप इन्हें फांसी दे दें या उम्र कैद, लेकिन बाहर जो ये दर्जनों लड़कियों को छेड़ते हैं उसके लिए कोई सजा क्यों नहीं है? और अगर गलती से कोई पकड़ा भी जाए तो उसे महीने 2 महीने की सजा या 500,000 रुपए देकर छोड़ दिया जाता है। तो क्या हमारे देश में औरतों की इज्जत इतनी सस्ती है या फिर कानून की दृष्टि में खोट है? अदालत साक्षी के दर्द को समझती है और मानती है कि कोई ड्यूटी किसी वर्दी वाले को अपराध के खिलाफ खड़ा होने से नहीं रोक सकती। पुलिस को चेतावनी दी जाती है कि वो इस तरह के प्रोटोकॉल से बचे और इस तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत और गंभीर कार्रवाई की जाए। अदालत विक्रम, रघुवीर, केशव और किशोर को दफा 302 के तहत हत्या का दोषी मानती है। विक्रम, रघुवीर और केशव को
उम्र कैद की सजा सुनाती है। और क्योंकि किशोर अभी नाबालिग है, उसे 3 साल सुधार गृह में रखने का हुक्म देती है। ये अन्याय है सर, ये गलत है। कैसा नाबालिग? कानून ने शादी की सीमा तय करके रखी है। अगर उससे पहले कोई शादी करता है तो वो जुर्म होता है। मेरे भाई को 15 साल की उम्र में लाइसेंस नहीं मिलता तो पुलिस उसे दोषी मानती है, लेकिन ये किशोर जो नाबालिग होते हुए मेरे छोटे से भाई को इतनी बेरहमी से मार देता है, तो क्या अदालत इसे हत्या करने का लाइसेंस दे देती है? ये नाबालिग नहीं है, ये बालिग है और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे सजाए मौत होनी चाहिए। मैं समझती हूँ नाबालिग की रक्षा करना कोर्ट का दायित्व है, लेकिन जज साहब, लाखों बालिग नाबालिग लड़कियां, औरतें, जब इस तरह के लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं तो क्या उनकी सुरक्षा करना, उनके साथ न्याय करना ये कोर्ट का दायित्व नहीं है? आपके जज्बात को हम समझ सकते हैं साक्षी, लेकिन अदालत नियमों के दायरे में बंधी है। इस मामले पर हम फिर बहस कर सकते हैं, लेकिन किशोर के नाबालिग होने के कारण अदालत उसे सजा नहीं सुना सकती। साक्षी ने बेहद अहम बातें अदालत के सामने रखी। बेशक उसके सवालों के जवाब कानून की किताब में नहीं है, लेकिन सवाल हैं वाजिब। क्या सिर्फ वो 4 लड़के इस वारदात के लिए जिम्मेदार थे? वो राहगीर नहीं जो अपराध होते देखकर खामोश रह जाते हैं, जो घायल को सड़क पर पड़ा छोड़ देते हैं कि उनकी गाड़ी गंदी ना हो। ईव टीजिंग की वारदातें सिर्फ सुनसान इलाकों में नहीं होती हैं। सरे बाजार, बसेस और ट्रेन्स में भी महिलाएं इस बदतमीजी की शिकार होती हैं। और इन मंचलों के यूं बेखौफ होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी बुज़दिली। अगर हम सब हिम्मत करें तो इन्हें रोका जा सकता है, हालात को बदला जा सकता है, और जब ये होगा तभी आपकी, मेरी, हम सब की बेटियां बहनें सुरक्षित रह पाएंगी। याद रखिए, हमारी चुप्पी ऐसे बदतमीज लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए खामोश न रहें, ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करें ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हो सके। हमारी अपील सिर्फ लड़कियों से नहीं है कि वो टीजिंग को बर्दाश्त न करें, बल्कि ये अपील लड़कियों के माँ बाप, उनके रिश्तेदार, सहेलियां, पुलिस और प्रशासन, हर एक से है। हम चाहते हैं कि ऐसी शिकायतों पर वो फौरन अमल करें और एक्शन लें। मध्य प्रदेश में पुलिस ने ऐसी हेल्पलाइन जारी किया है जिसका नंबर है 1090, जिस पर आप पुलिस को अपनी जानकारी दे सकती हैं। देश के अलग अलग शहरों में भी इसी तरह के हेल्पलाइन नंबर हैं जहां पर आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। सजग रहे, सावधान रहे और जिम्मेदार बने। याद रखिए, पौरुष का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल महिलाओं को कमजोर साबित करने के लिए करें, बल्कि असली मर्द तो वो है जिसके रहते कभी किसी औरत के मान सम्मान पर कोई आंच ना है। और अगर हम पड़ोस में लगी आग को आज नहीं बुझाएंगे तो कल उसकी आंच हमारे घर को भी राख कर ही देगी। इसी ताकीद के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।